नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम IBPS PO क्लर्क 2021 के एग्ज़ाम की बात करेंगे। इसमें कैसे तैयारी करनी है, ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये जो एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि एग्ज़ाम कब कब हो सकते हैं IBPS PO क्लर्क के एक्सपेक्टेड डेट्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसा कि न्यूज़ आ रही है कि जो IBPS PO क्लर्क के एग्ज़ाम है, IBPS PO का मिड ऑफ नवंबर और IBPS क्लर्क का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने की संभावना है। और इसी वीक के अंदर आपका IBPS PO का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो इसीलिए यही एक सही टाइम है जब आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, स्टार्ट नहीं की है, तो अभी एक सफिशिएंट टाइम है। जब नोटिफिकेशन का वेट करोगे, फिर एग्जाम डेट्स का वेट करोगे, तब तक देर हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करेगा वो उतना आगे हो जाएगा बाकी लोगों से। तो इस वीडियो में पूरा एक रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे कि किस तरीके से IBPS PO क्लर्क की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूंगा एग्जाम डेट्स की, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले बता चुका हूं कि एग्जाम डेट आप लोगों का जल्दी है। हमारे पास में IBPS PO के लिए लगभग 1.5 महीना और IBPS क्लर्क के लिए लगभग 2 महीने हैं। उससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। तो अब ये जी जान से लग के तैयारी करने वाला टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले डेट्स की मैंने बात कर दी है। उसके बाद में बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, बाकी लोगों से आगे कैसे चले जाते हैं। आप लोग अगर आप नहीं करेक्ट कर पाए हो तो कहाँ कमी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपके एग्जाम की। फिर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस वगैरह तैयारी वैयारी कैसे करनी है। इससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप उन एलिमेंट्स को दूर करें जो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका टाइम कैसे बर्बाद हो रहा है। तो हाउ टू अवॉइड एलिमेंट्स दैट डिस्टर्बिंग योर स्टडी। तो आपको उन एलिमेंट्स से दूर रहना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और कितना उससे नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे तभी तो अपन लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, तभी अपनी तैयारी को समय दे पाएंगे। उसके बाद में सारी चीज़ों का, मैं सारे सब्जेक्ट का आपके साथ में सिलेबस डिस्कस करूंगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो टॉपिक वाइज, उसके बारे में बातचीत होगी। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, उससे अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड की बात भी करूंगा। हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ही बताया जिसमें मैंने 5 स्टेप बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार इसमें फिर से आप लोगों को पूरा IBPS PO क्लर्क के हिसाब से एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसको यूज करके, इस तैयारी वाले स्टडी प्लान को यूज करके, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था एग्जाम डेट्स, वो मैंने बता दिया है कि IBPS PO का मिड ऑफ नवंबर में संभावित डेट है, और IBPS क्लर्क की फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ये हो सकता है। IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका था, कुछ लोगों ने फॉर्म भी भर दिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ लैंग्वेज का एक इश्यू आया था, उसकी वजह से इसको रोका था। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होगा, और मिड ऑफ नवंबर में IBPS PO अपने शेड्यूल्ड टाइम से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन एग्जाम होगा। देखो ये संभावित डेट है। अब भी अगर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा ना क्या पता एग्जाम होगा नहीं होगा, तो ये मान लो कि आप बहाना बना रहे हो तैयारी नहीं करने का। मान लो 10 दिन आगे भी खिसक गया इससे एग्जाम, तो क्या हो जाएगा। अब आप 10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ न कुछ तैयारी बेहतर होगी। वैसे इसी डेट्स को एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं डेट्स को आपके एग्जाम होने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 40-45 दिन का समय आप लोगों के पास में, 45 दिन का लगभग मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। 45 दिन का समय वैसे है ही नहीं, 40 दिन का समय मान के चलो। 40 दिन का समय आप लोगों के पास में इसमें PO के लिए बचा है, और लगभग 55 दिन का समय आपका IBPS क्लर्क के लिए बचा है। तो ये आप लोगों के पास में टाइम बचे हुए हैं, इसके ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। प्री एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्री एग्जाम की डेट है। फिर मेंस के लिए आपको और समय मिल जाएगा थोड़ा सा। तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की तो ये बेस्ट टाइम है। अब जी जान लगा दोगे तो भी आराम से क्रैक हो सकता है एग्जाम। अगर पहले आपने तैयारी की हुई है, बीच में आपने छोड़ दी है, गैप ले लिया है, तो ये टाइम है कि उस पूरी तैयारी को समेट के दोबारा उसको रिवीजन करो, दोबारा फ्लो बनाओ, क्योंकि बैंक एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो एग्जाम नहीं क्रैक होगा। तो वो दोबारा टाइम आ चुका है जब आपको जी जान से दोबारा से मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं ये वीडियो इसीलिए दोबारा डाल रहा हूँ, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है डिटेल के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो चुके हैं, उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया था। तो उनके लिए जरूरी है ये चीजें जानना कि एग्जाम जल्दी होने वाले हैं और आपको तैयारी करनी है, आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद में अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बहुत लेट हो जाएगी। तो अभी ये सही टाइम है तैयारी करने का, तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, अपनी जी जान लगा दीजिए।
पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा किस तरीके से एग्जाम होना है, किस तरीके से क्या चीज़ें होनी है। लेकिन अगर किसी को फुल सिलेबस पढ़ना है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोगों को अभी से लेनी पड़ेगी, क्योंकि 40 दिन एमबीपीएस पीओ में, 55 दिन आईपीएस क्लर्क में, अगर इससे आप लेट कर दोगे तो उसके बाद में जो टीचर पढ़ाने वाले भी होंगे वो भी आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आप फिर से फुल सिलेबस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ में, तो मैं आपको और बाकी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये बता देता हूँ कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2021 के लिए हम लोग स्पेशल लाइव क्लासेज का बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसकी क्लासेज 28 सितंबर से चालू हो जाएंगी, क्योंकि भाई इससे लेट हम नहीं कर सकते, इमरजेंसी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसे लेट करेंगे तो फिर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो अभी 28 सितंबर से ही अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2021 के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो आपका जो फीस वगैरह है ना, हम लोग एक नॉर्मल सी फीस आप लोगों से चार्ज करते हैं, आप मतलब किसी भी बैच के लिए, तो वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलता है। तो हमारी जो फीस है इस बार बहुत नॉर्मल रखी है। मैथ्स अगर आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करते हो, सर मुझे रीजनिंग इंग्लिश की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रीजनिंग का बैच ज्वाइन करते हो तो 1199 और इंग्लिश का अकेला बैच ज्वाइन करते हो तो ये 1199। इसमें प्री का भी पढ़ाया जाएगा और मेंस का भी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? प्री और मेंस दोनों का पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। प्री से पहले प्री का, फिर उसके बाद मेंस का पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हो कि सर मुझे तो मैथ्स भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, प्री प्लस मेंस का चाहिए, साथ में सर मुझे जनरल अवेयरनेस भी चाहिए और इंग्लिश के अंदर मुझे पीओ के लिए डेस्क्रिप्टिव भी सीखना है, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है ये। कंप्लीट पैकेज के अंदर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सारा का सारा आ जाएगा। और इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो रखी है 2499 रुपीज़। ठीक है, इसके एडमिशन आप लोगों को स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अभी जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस जो आपके 28 तारीख से चालू होंगी, क्योंकि 3 दिन तक एडमिशन चलेंगे। अभी जो शुरू के 3 दिन यानी कि 27 सितंबर तक अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इसको परचेज करता है तो उसको हम एक स्पेशल 20% का ऑफ दे रहे हैं, जिसमें आपको कूपन कोड लगाना है जाके। ठीक है, उससे आपकी 20% ऑफ हो जाएगी फीस। यानी कूपन कोड अगर आप लगाओगे IBPS 2021, अगर ये कूपन कोड लगाओगे IBPS 2021 तो आपका 20% फीस ऑफ हो जाएगी। जब आप पेमेंट पे जाएंगे उस टाइम पे आपको एक कूपन लगाने का मौका मिलेगा, तो यहाँ से भी आपकी 20% फीस कम हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग ये वाला अगर काउंट करोगे तो ये आपका 1999 हो जाएगा। 1999 में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट प्लस आप लोगों का जनरल अवेयरनेस प्लस आप लोगों का इंग्लिश का जो होगा मेंस का जो सिलेबस होता है, जिससे उसमें डिस्क्रिप्टिव भी एक्स्ट्रा होता है, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक एक सब्जेक्ट लेना है तो इसमें भी 20% डिस्काउंट मिलेगा जो प्राइस है, और इसमें 1999 में आपको सारा ही मिल जाएगा। तो अगर आप इसके लिए जाएंगे तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस भी मिल जाएगा और साथ में इंटरव्यू गाइड भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो जनरल अवेयरनेस के सर हैं वो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको अच्छे से कर सकते हैं, और साथ में हम और भी एक्सपर्ट बुलाएंगे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कंप्लीट किसी को कोर्स करना है तो इसी के अंदर जाएंगे, और ये कोड मत भूल जाना, 27 तारीख से पहले ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है भाई, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाके बैंकर्स पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है bankerspoint.org उसके ऊपर जा सकते हैं। किसी को कोई भी समस्या आती है तो ये आप लोगों के हेल्पलाइन नंबर है ही। ठीक है जी, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये देना इसलिए जरूरी थी क्योंकि 28 तारीख के बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद में बैच चलाना और उसको कंप्लीट करना एग्जाम से वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसमें हम लोग 300 स्टूडेंट्स हमने टारगेट किया है कि हम लोग सिर्फ 300 स्टूडेंट लेंगे। ठीक है, उतना ही हम लोगों के पास में भी मैनेजमेंट है, तो हम 300 स्टूडेंट्स तक इस एडमिशन को जारी रखेंगे और उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। अब हम हमारे मुद्दे की बात पे आते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए टॉपिक वाइज बता दूंगा आगे। इंग्लिश की मैंने, ठीक है, 10 क्लास वोकेब की और 10 क्लास आप लोगों की ग्रामर की, 20 क्लास अग्रेसर की उड़ान बैच में लगाई है। देख लेना, मैं बता रहा हूँ, प्री का तो मामला खत्म है वहीं पे। इंग्लिश का उन्हीं सारे रूल्स के ऊपर बेस्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, आप लोगों क्लोसेस सारे हो जाएंगे। वो भी मैं आगे प्रैक्टिस करवा दूंगा यूट्यूब पे, फ्री भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बैच ज्वाइन नहीं किया तो सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यूट्यूब पे क्लासेस लो, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, लेकिन जिसको कंप्लीट पढ़ना है वो बैच में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पजल की, मैंने उड़ान बैच के अंदर 8 क्लासेस ली हैं। ठीक है ना,
8 क्लासेज ली, उसमें मैंने बहुत सारे पजल्स, अच्छे अच्छे मेंस लेवल तक के भी पजल उसके अंदर करवाए हुए हैं। ऐसे ही मैंने मैथ्स के अर्थमेटिक की क्लासेज लिए, मेरे 400 वीडियो और भी यूट्यूब के ऊपर पहले से हैं। जनरल अवेयरनेस वाले सर ने 20 क्लासेज लिए हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग प्लस स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर ही। तो कोई स्टूडेंट ये मन में ना रखे कि सर आपने सब कुछ पेड कर दिया है, हमें यूट्यूब पे कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं और आती रहेंगी, लेकिन कई बहुत सारे स्टूडेंट बैच के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए ये बैच हमने लॉन्च कर दिया है। चलो भाई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कोई भी तरीके की कोई समस्या हो, कई स्टूडेंट क्या लेने के बाद पता नहीं चलता सर ज्वाइन कैसे करे वगैरह, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो यहाँ पे फोन कर लीजिए ना, कर लीजिएगा, कोई भी तरीके की समस्या हो। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि मतलब आपकी जैसे कई बार क्या होता है फीस कट गई, हमें पता ही नहीं चल रहा कोर्स में क्या होगा कैसे होगा, स्टूडेंट टेंशन में आता है। तो इसलिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। रात को 2 बजे फोन मत करना, बाकी कभी भी फोन कर लीजिएगा 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में। अब सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स गेट अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। बाकी सारे स्टूडेंट्स से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा आगे क्यों निकल जाते हैं। 3 चीजें उसके अंदर काम करती हैं कि वो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में मैं सोचूंगा वैकेंसी है कि नहीं है, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करते में एग्जाम आ जाता है, इतने दिन में तैयारी होती नहीं, कंपटीशन बहुत है। पहला तो टाइम से तैयारी करना स्टार्ट करना है। आपको एग्जाम टारगेट कर लेना है। जैसे अभी मान लो कोई सोच रहा है कि मैं तो आरआरबी में लगूंगा, तो अगला आरआरबी आज से टारगेट करके बैठ जाओ। ठीक है, एसबीआई पीओ में लगना है, आज से अभी से टारगेट करके बैठ जाओ, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। आईपीएस पीओ कलर का तो जस्ट आने वाला है नोटिफिकेशन, उससे पहले से भी हमारे पास बैच चल रहा है, उससे पहले से भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइमली वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। ये जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, इसमें बहुत गहरी बात है। कंसिस्टेंसी मतलब वो लगातार तैयारी करते हैं, उसके बीच में गैप नहीं देते। ऐसे नहीं कि कुछ हो गया और 15-20 दिन पढ़ाई नहीं की, उससे सारा मामला खराब हो जाता है। बैंक एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि वो कभी भी प्रैक्टिस को छोड़ते नहीं है। मतलब कि प्रैक्टिस नहीं छोड़ने का मतलब हर टॉपिक की प्रैक्टिस, ऐसे तो कंसिस्टेंसी में आई गया, मतलब कंसिस्टेंट लगातार पढ़ रहे। प्रैक्टिस नहीं छोड़ने का मतलब है प्रॉपर रिवीजन। ये कई स्टूडेंट मेहनत करते हैं लेकिन प्रॉपर रिवीजन नहीं करने की वजह से भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब मैं इसकी आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि प्रॉपर रिवीजन कैसे होता है। जैसे मान लो आज आपने परसेंटेज के 100 क्वेश्चन निकाले और परसेंटेज टॉपिक खत्म कर लिया। अब आप 3 महीने बाद में परसेंटेज को देख रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिस तो छूट गई आपकी परसेंटेज की, तो फिर कैसे करोगे। ऐसे नहीं करना है, परसेंटेज पहले कंप्लीट पढ़ लिया। अगला टॉपिक मान लो आपने डीआई पढ़ा, जब आप डीआई के 100 क्वेश्चन सेट और लगाओगे ना, तो उसके साथ में आपको हर 7वें 8वें दिन परसेंटेज के 5 से 10 क्वेश्चन निकालते रहना है। कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही जब डीआई कंप्लीट हो गया, परसेंटेज कंप्लीट हो गया, अगला कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स के 5-7 क्वेश्चन आपको हमेशा निकालते रहने, मतलब इनको हैबिट से बाहर नहीं होने देना है। तो आपका प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो हर चीज का 7 दिन बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके कुछ क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करने हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप भी फॉलो कर लोगे तो आप लोगों का, आप भी औरों की तरह आगे हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप भी, 2 स्टूडेंट होते हैं ना जो कभी मतलब और जो लीक से हटके हो जाओगे आप भी, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो टाइमली प्रिपरेशन यानी 5 से 6 महीने आप आराम से दे सकते हो प्रिपरेशन के। उसके बाद में कंसिस्टेंसी रखोगे तो बीच में गैप नहीं दोगे। अगर प्रॉपर रिवीजन करोगे तो कोई भी चीज भूलोगे नहीं, तो फिर कौन रोकेगा आप लोगों को। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड भी अपने आप इंप्रूव होगी। स्पीड की बात आगे और भी डिटेल के अंदर करेंगे। तो ये 3 चीजें होती है जो आपको और स्टूडेंट से अलग करती है। अब इसके अलावा क्या होता है, 1-2 चीजें और हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी के अलावा एक छोटी सी चीज पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि हाउ टू अवॉइड एलिमेंट दैट डिस्टर्बिंग योर स्टडी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको हटाई दो आप। जैसे सबसे पहला एलिमेंट है भाई साहब मोबाइल। अब मोबाइल का कोई तो ऐसे यूज करता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, और कोई मोबाइल का ऐसा यूज करता है कि उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज करो भाई, आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजों को हटा दो। मोबाइल के अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन सारी एप्स के बंद कर दो।
नोटिफिकेशन बंद कर दो। सिर्फ जो आपकी स्टडी वाली ऐप है ना उनको छोड़ के सबके नोटिफिकेशन बंद कर दो। सेटिंग के अंदर जा जाके सबके नोटिफिकेशन बंद कर दो, ताकि जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो, जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो मोबाइल के अंदर, उस टाइम पे आपको बीच में निकल के व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, कोई नाम दिखा आपको अचानक से, आपने देखा इसने क्या भेजा होगा, क्लिक करे, वहां पे घुस गए, आधा एक घंटा पता नहीं कब चैटिंग में निकल गया, या फिर कोई फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ गया, या फिर कोई न्यूज ऐप का नोटिफिकेशन आ गया, कोई यूट्यूब में किसी कॉमेडी वाले का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें बंद कर दो। तो उससे क्या आपका टाइम खराब होगा। आप एक चीज देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज हो गई है, एक चीज में घुसाते हुए कब आपके 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। ये फालतू ऐप है शॉर्ट वीडियो वाले, इनको आप डाउनलोड करके रखते हो, इनके नोटिफिकेशन आ गए, एक पे क्लिक कर दिया तो आप 1 घंटे तक ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब टाइम किल हो जाएगा। आपका टाइम को मारता है ये मोबाइल, एक तरीके से आप ये मान लो। तो आप इनका यूज कीजिएगा, एप्लीकेशन का सारी चीजें कीजिए, लेकिन सिलेक्शन के बाद में। अभी प्रायोरिटी आपकी जॉब है, तो आपको सिलेक्शन तक इन सारी चीजों से दूर रहना है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हटा दो बस। तो पहला तो एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट कि आपके कोई जानकार फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर जो आपको हर कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो भाई मार्केट चलते हैं, भाई मुझे नहीं जाना है, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप मत जाओ, चल यार शाम को घूमने चलते हैं, भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं घूमने जाना है। तो उन एलिमेंट्स को मना करना चालू करो, भाई ये मेरा पढ़ाई टाइम होता है, सीधा मना कर दिया करो। उन चीजों को हटाओ अपने जीवन से, टाइम को बचाओ। टाइम को वहां से अगर आप बचाओगे तो सही जगह पे लगाओगे, पढ़ाई में लगाओगे, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा, वरना ये चीजें हो ही नहीं पाएंगी। ये चीजें हो ही नहीं पाएगी। अगर आपने 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन 1 घंटा रोज पढ़ रहे हो तो क्या उखाड़ लोगे उसके अंदर। तो आप लोगों को टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो टाइम खराब नहीं होने देने का मतलब, एक तो सेंटेंस टीचर ये बोले टाइम मत खराब होने दो, एक में सीधा सीधा आपको बता रहा हूं ये चीजें टाइम खराब करती है, उनको अपने जीवन से हटा दो भाई। क्योंकि टाइम 40-50 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर भी अगर आप टाइम खराब करोगे तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये चीजें आप लोग अपने उससे हटा दो। अब स्टडी एंड स्ट्रेटेजी जो प्लान है ना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैं सिलेबस डिस्कस करता रहूंगा ना, सिलेबस के साथ साथ में ये सारी चीजें मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा। पूरा सिलेबस डिस्कस होने के बाद में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो सबसे अब सिलेबस के ऊपर आते हैं, क्योंकि सिलेबस जब बताऊंगा तभी मैं एक एक टॉपिक के बारे में स्ट्रेटेजी आपको बता पाऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं, ये प्री का सिलेबस है भाई। तो रीजनिंग में जो आपका सिलोजिज्म है वो आपका लगभग 5 मार्क्स का आता है। तो कई बार आजकल स्किप हो जाता है, लेकिन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। अगर वो 5 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें आजकल लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे ओनली फ्यू वाले स्टेटमेंट आते हैं, बहुत ईजी है भाई। आराम से अगर सही तरीके से समझोगे ना तो आराम से हो जाएंगे आप लोगों के, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपर पता होनी चाहिए। अगर आप सिलोजिज्म की सही अप्रोच से जाते तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। साथ ही आप 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन निकाल लोगे। नहीं है भरोसा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके लिखना वरदान बैच सिलोजिज्म बैंकर्स पॉइंट, ऐसे लिख देना। वरदान बैच पढ़ाया तो उसमें मैंने 1-1.5-2 घंटे में सिलोजिज्म पढ़ाया है, सब कुछ कंप्लीट है उसके अंदर, वहां जाके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहले से पढ़ाया हुआ है। बैच वगैरह अगर ज्वाइन करेंगे उसमें तो पढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी हैं उनको भी पढ़ा दिया बैचेस वगैरह में, लेकिन यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सिलोजिज्म ऑलरेडी है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके 15 से 20 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। 15 से 20 मार्क्स के आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को पजल की मैंने 7 से 8 क्लासेज उड़ान बैच में यूट्यूब पे भी ली हैं, पेड बैच में होंगे वहां पे तो पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उड़ान बैच में यूट्यूब पर भी ली हैं। तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए सर मैं तो बैच में नहीं आया तो मैं पढ़ नहीं पाया, वहां से पढ़ लो बस। वहां पे कुछ क्वेश्चन कम होंगे तो कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से ज्यादा लगा दीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का 3 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लीजिए आप लोग। सिटिंग अरेंजमेंट बैंकर्स पॉइंट लिख देना, आ जाएगा। वहां से आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिटिंग और पजल के। इसमें सबसे मेन एक तो लैंग्वेज होती है, एक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। एक तो आपको बेसिक सी छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, दूसरा लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तीसरा आप प्रैक्टिस करो। वही इलाज है पजल और सिटिंग का। कई लोग सर्च करते रहते हैं पजल सिटिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं। मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, लेफ्ट राइट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे जाते हैं, डायरेक्शन का ज्ञान, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये सारी चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ के अंदर इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, नीचे आ रहा है तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनका मैंने बेसिक की वीडियो बनाए हुए हैं। साथ ही में आप लोगों का उसके बाद में लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज पे पकड़ कैसे होगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे तो हर बार लैंग्वेज अलग अलग पढ़ेंगे तो अपने आप समझ बनती चली जाएगी। तीसरा आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है ताकि आपको हैबिचुअल हो जाए आप क्वेश्चन से। 3 स्टेप के अंदर ही पजल और सिटिंग में स्पीड बच सकती है, चौथा कोई उपाय नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा इनइक्वालिटी में देखो,
अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए 0 से 5 मार्क्स लिख रखे। कोडिंग डिकोडिंग में भी यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दोनों की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स आप लोगों की, इसमें 3 रूल सिस्टम मैंने बताया, इसमें ओपन गेट क्लोज गेट बताया। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो हमारे मेथड से आप इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग के 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है सारे टॉपिक के कुछ वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। अप्रोच सही होनी चाहिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने की, अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो डाटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है ना, डाटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक ऐसा है जो टॉपिक तो यही इनइक्वालिटी, पजल, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, यही सारों में से पूछा जाएगा। लेकिन ये जो डाटा सफिशिएंसी है ना, इसका पूछने का तरीका अलग होता है। तो जिसके ये सारे टॉपिक क्लियर है ना, वो ये वाला क्वेश्चन कर तो सकता है, लेकिन उसके इस टाइप के क्वेश्चन देखे हुए होने चाहिए कि डाटा सफिशिएंसी होता क्या है। बाकी कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन रैंकिंग का ही डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन का, ब्लड रिलेशन का ही डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, पूछता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला काफी है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो डाटा सफिशिएंसी के लिए आप डाटा सफिशिएंसी के 15 से 20 क्वेश्चन करके चले जाना, बाकी इस पर ज्यादा डेली प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है और किस तरीके से उसका आंसर देना है। बाकी ऊपर वाले अगर टॉपिक क्लियर है तो ये अपने आप दे दोगे। तो ये आपका प्री का रीजनिंग का छोटा सा सिलेबस है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। बस टाइम की समस्या होती है, तो टाइम के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, सही तरीका सीखो, सही मेथड सीखो, सही ट्रिक सीखो, उससे जरूर निकलेगा। जैसे कि आप लोगों की बहुत सारे टॉपिक्स के मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे पढ़ाई हुई हैं। आगे आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो भाई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, 5-5 मार्क्स के तो लगभग ये आते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो भाई एक चीज और मैं छोटी सी यहाँ पे रीजनिंग में और बता देता हूं, ठीक है। ये तो देखो पीओ में तो यही आते हैं, पीओ में तो यही टॉपिक होते हैं, और पीओ में इसके अलावा बाकी और चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। अगर मैं क्लर्क लेवल पे बात करूं, इनपुट आउटपुट एक आता है, लेकिन वो मेंस का टॉपिक है, तो मतलब प्री में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक आप इनपुट आउटपुट लिख लीजिए फिर भी, ठीक है, एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए तैयार करना ही है। इनपुट आउटपुट ये आईबीपीएस पीओ में आ सकता है, सिर्फ क्लर्क में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें के भी चांसेस सिर्फ 10% चांस है आने के, वैसे नहीं आना चाहिए। लेकिन क्लर्क लेवल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक बता रहा हूं, और कौन से लेवल पे, क्लर्क लेवल पे कुछ टॉपिक और बता रहा हूं। क्लर्क लेवल पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप लोग जरूर करके जाइएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो सिर्फ क्लर्क में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके जाइएगा। ये वाला टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक क्लर्क का था जो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए भाई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इक्वालिटी, 0 से 5 मार्क्स के लगभग इन तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक पूछ लेता है, तीनों में पूछ लेता है कई बार, तो 5-5 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। 0 से 5 इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी कोई एक टॉपिक गायब कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पीओ में तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन क्लर्क में 5 का तो पूछेगा ही पूछेगा, 10 का भी पूछ सकता है। 5 का तो पूछेगा, 10 का भी पूछ सकता है। तो क्लर्क लेवल के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन का, कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन भी क्लर्क लेवल के ऊपर सिंप्लीफिकेशन के आ सकते हैं। इसके अलावा देखो भाई, क्वाड्रेटिक लगभग 5 मार्क्स का आता है। डीआई आप लोगों का सिंपल जो ग्राफ होता है ना, सिंगल ग्राफ वाला, और ज्यादा सिंगल ग्राफ प्लस एक टेबल, छोटी सी टेबल मिक्स के अंदर आएगा, तो मैक्सिमम यही। तो पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल डीआई, ठीक है, और बार ग्राफ, ये सिंपल वाले ग्राफ आपके आएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आएगी। अगर 3 ग्राफ आएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, बाकी चीजें आसान होगी। वही कितना इसमें ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज है, इसी तरीके की सिंपल कैलकुलेशन डीआई के अंदर करवाई जाएंगी। एक आपका कैसेलेट डीआई और पूछ सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछेगा, बिल्कुल बेसिक से लेवल का पूछेगा। कैसेलेट डीआई में एक तो ऐसी होती है जिसमें वेन डायग्राम बनते हैं, एक में जिसमें टेबल बनाते हैं हम लोग, तो ये आप लोग इजीली आप लोग समझ के जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद में एक देखो, आजकल क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गायब करके डाटा सफिशिएंसी या Q1 Q2 में से एक क्वेश्चन दे देता है। अब ये डाटा सफिशिएंसी Q1 Q2 क्या होता है? ये डाटा सफिशिएंसी Q1 Q2 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बेस्ड दो ऊपर वाले सारे टॉपिक के ऊपर ही होते हैं, लेकिन इनका पूछने का तरीका अलग होता है। डाटा सफिशिएंसी तो वही होता है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, पूछता है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट चाहिए हमें, कोई भी क्वेश्चन देगा उसका आंसर करने के लिए, केवल पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों मिला के दोनों ही सफिशिएंट नहीं, इस टाइप के ऑप्शन देता है। तो आप इसके 15-20 क्वेश्चन देख के चले जाइएगा। इसका पूछने का तरीका रीजनिंग में भी सेम होता है, रीजनिंग में रीजनिंग के टॉपिक होते हैं और मैथ्स में मैथ्स के टॉपिक होते हैं। Q1 Q2 टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, उसमें देखो आपको एक क्वांटिटी Q1 दी जाती है,
एक Q2 दी जाती है। फिर आपको इसमें सोल्व करवा लेता है। जैसे आपको मान लो कोई टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन दे दिया, तो Q1 वाले में भी एक क्वेश्चन देगा जिसमें स्पीड कैलकुलेट करवा लेगा किसी भी तरीके से। फिर Q2 में भी एक अलग क्वेश्चन देगा, पहला क्वेश्चन Q1 का, दूसरा क्वेश्चन है Q2 का, उसमें भी स्पीड कैलकुलेट करा लेगा। वो फिर बोल देगा पहले क्वेश्चन की स्पीड Q1, दूसरे क्वेश्चन की स्पीड Q2। फिर बोलेगा क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से, वही क्वाड्रेटिक वाले जैसे ऑप्शन देगा। तो जब आपको अगर मान लो टाइम एंड स्पीड आता है, तो पहले में स्पीड निकाल ली, दूसरे में स्पीड निकाल ली, अब तो बता ही सकते हो बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है। तो उसी तरीके से Q1 Q2 के टॉपिक आते हैं। तो कोई नया टॉपिक है ये नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका लगे। सिलेबस ऊपर वाला यही है अपना, इसमें बस क्वेश्चन पूछने का तरीका लगे, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है इसके अंदर। बाकी अपना अर्थमेटिक है, ठीक है, कंप्लीट। इसमें से आप लोगों के लगभग 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्री का आप लोगों का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर है। अब इसमें स्ट्रेटेजी बता देता हूं, जैसे मैंने रीजनिंग के अंदर बताई किस तरीके से आप इसको तैयार करने की स्ट्रेटेजी करें। भाई जो डीआई है ना, सबसे पहले परसेंटेज रेशियो एवरेज को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में डीआई टॉपिक को सोल्व करें, तो आराम से डीआई तैयार हो जाएगा। नंबर सीरीज के अंदर सबसे बड़ा पंगा होता है कि आपको लॉजिक पता नहीं लगता क्वेश्चंस में, और सारे लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप अगर नंबर सीरीज एग्जाम में सही से सोल्व करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी अप्रोच सीखनी पड़ेगी, सही अप्रोच जिससे आपको क्वेश्चन से ही लॉजिक निकालना है, ऐसे नहीं कि बैठ के टाइप सोचते रहो। तो वो अप्रोच आप लोगों को मैंने 2 डिफरेंस टाइप, मल्टीप्लाई, डिवाइड टाइप, इस तरीके से मैंने एक मेथड बना के आपको पढ़ाया हुआ है। तो वहां से आप नंबर सीरीज को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कैलकुलेशंस आती है, बोर्ड मास वगैरह तैयार करो, और सिंप्लीफिकेशन सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन पे है ना, वही तैयार करो। सिंप्लीफिकेशन क्या है, कैलकुलेशंस होती हैं। अब कैलकुलेशन कैसी भी अटपटी बनाई जा सकती है, तो मॉक टेस्ट वाले या फिर कहीं पे पीडीएफ मिलेगी, उसमें कैसा भी अटपटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आपके एग्जाम में काम का नहीं है। एग्जामिनर की सोच थोड़ी सी अलग होती है, वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन आपको चेक करना चाहता है कि कैलकुलेशन में आपका दिमाग कितना तेज चलता है। तो आप लोगों को एक पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करवाई हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हैं, लगभग 100 नहीं 185 क्वेश्चन, हमने 185 क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगा सिंप्लीफिकेशन वाले का। वो 185 क्वेश्चन आप लोग अगर सोल्व कर पा रहे हो ना अच्छे से स्पीड के साथ में, तो मान लो आपका सिंप्लीफिकेशन तैयार है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे क्या होता है, बहुत ही टेढ़ी बेढ़ी सिंप्लीफिकेशन होते हैं, और उसको आपको, आप सोचते हो कि मैं इसको 30 सेकंड में निकाल लूं। भाई वैसा एग्जाम में नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए कितने तक आता है। ऐसे थोड़ी आ जाएगा 10 लाख 20,000 25 को आप लोग 3,35,353 से मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन पूछेगा। सिंप्लीफिकेशन पूछने का एक तरीका होता है, तो वो आप प्रीवियस ईयर से आइडिया लगाओ। तो प्रीवियस ईयर के मैं 185 क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ को सोल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का समाधान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेईमान ईमानदार से हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट ट्रिक भी सीखी हुई है, किसी ने नहीं सीखा हुआ है तो वरदान बैच में पढ़ाई हुई थी, वहां से वरदान बैच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकर पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो ये टॉपिक नहीं आता आपको, ये मान के चलना आप लोग। तो इसको सरल टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से तैयार करना, ताकि इसमें टाइम बचा लो, तो टाइम दूसरी जगह दिया जाए। उसके बाद में देखो, ये जो मिसलिनियस के जो टॉपिक होते हैं ना, इनके लिए मैंने अभी उड़ान बैच के अंदर बहुत सारी क्लासेस ली है, पहले भी क्लासेस ली हुई हैं। लेकिन इनको देखो सोल्व करने का मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, अर्थमेटिक को किस तरीके अप्रोच से पढ़ना है। सबसे पहले तो परसेंटेज रेशियो को बहुत अच्छे से तैयार करो, परसेंटेज रेशियो को बहुत अच्छे से तैयार करो, इन्हीं पे सारी चीजें चलती हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड से हटके चीजों को सोचो, जैसे सीआई में अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें। हम देखो वो ट्री मेथड से जाते हैं, तो वहां से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के मॉडर्न जो मेथड है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशल उनको तोड़ने के लिए, जल्दी जिससे क्वेश्चन हो जाए, उन मेथड्स को सीखो, उनको अडेप्ट करो। अब दिक्कत ये होती है, हम कोई नई चीज अडेप्ट करते हैं तो हमारा मन ये करता है, नहीं मैं तो पहले ऐसे ही करता था, ऐसे ही करूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। फिर आप नया मेथड सीखते हो, बोले उसमें भी इतना टाइम लग रहा है, लेकिन नया मेथड में एबिलिटी वो है कि वो जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो वो कम टाइम में आपको चीजें सोल्व करके दे देगा। लेकिन जो आप ट्रेडिशनल मेथड करोगे, उसमें आप कितना भी कर लो, उसमें कम टाइम में करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड से हटके शॉर्टकट्स के ऊपर ध्यान दो, और जो लेटेस्ट मेथड से जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को सोल्व कर मतलब तोड़ने के लिए हमें कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर दे, उन मेथड्स के ऊपर काम करो। अच्छे से उनको लेक्चर से, क्लासेस से, वीडियो से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो। दूसरा, इसमें लैंग्वेज पे काम करो, लैंग्वेज को समझना सीखो अर्थमेटिक में, कि भाई क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़ो। किसी टीचर पढ़ा रहा है कोई क्वेश्चन, तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद लैंग्वेज को पढ़ो
कि मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है। फिर जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा क्या मैं सही समझ रहा था इस लैंग्वेज को या फिर उसमें कोई मिस्टेक चीज कर रहा था, मैं कोई गलत मतलब निकाल रहा था किसी चीज का। अगर आप गलत निकाल रहे थे तो खुद को वहां पे करेक्ट करो। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी लैंग्वेज समझने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी और पूरा सिलेबस हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्री का। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अग्रेसर सर पढ़ा रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे किसी लाइव क्लास के अंदर अगर वो बताएंगे। लेकिन मैं सीधी सी बात बता देता हूँ कि मुझे दो ही चीज़ें लगती हैं कि अगर आप लोगों ने रीडिंग और वोकेब पे काम कर लिया तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश को क्रैक करना। और इसके लिए मैंने उड़ान बैच के अंदर बहुत अच्छी क्लासेज लगाई है। वोकेब के लिए हम लोगों ने 10 स्पेशल सेशन लगाए हैं, ठीक है। उसमें 1000+ वोकेब हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट में देखना उड़ान बैच इंग्लिश वोकुलेबरी। उसमें आप लोगों को उड़ान बैच इंग्लिश के अंदर आप लोगों के वोकेब के 1000+ वो जो वोकेब के सेशन है ना सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। पहले ही हो चुकी है, वो लाइव क्लासेज हुई थी। इसके अलावा आपके हमने ग्रामर के 100 रूल्स, 100 वो रूल्स जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले कई साल के पेपर्स को एनालिसिस करके वो 100 रूल्स डिजाइन किए, उनकी समझ बना के उनसे एरर की प्रैक्टिस करवाई गई है। उड़ान बैच के अंदर उसके भी फ्री लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। तो उससे आप लोगों का सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, और मतलब जो एरर वाला जो पोर्शन होता है वो 100 ग्रामर के रूल आपको क्लोज टेस्ट करने में भी मदद करेंगे। फिलर्स के अंदर भी ग्रामर से आप रिलेट करिए कोई चीज़ अगर फिलअप करेंगे तो उसमें भी मदद करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चीज़ों को समझने में मदद करेंगे। साथ में वोकेब के जो वर्ड है ना वो 1000 वो आपको सारी चीज़ों में ओवरऑल मदद करेंगे। जैसे पैरा जंबल आएगा तो पैरा जंबल के अंदर जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको बोल देते हैं पैरा जंबल को, वो अगर आएगा तो आप लोगों को उसमें उन सब चीज़ों की मदद मिलेगी, ठीक है, वोकेब के थ्रू। तो सबसे पहले तो जो उड़ान बैच में हम लोगों ने वोकेब और 100 रूल्स के जो लेक्चर्स करवाए हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं अभी, तो वो देखेंगे तो आपके 1000+ वोकेब तैयार हो जाएंगे। और अग्रेज सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो क्लास में ही याद करवा देते हैं चीज़ों को, वोकेब आपको साथ में याद हो जाएंगे। 50% वोकेब तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस तरीके से उनको रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो वो लेक्चर आपको पढ़ने, साथ में 100 रूल के अंदर ही आपकी पूरी ग्रामर बैंक से रिलेटेड 100 रूल के अंदर ही। तो आप सोचो उसके अंदर ही आपको अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी, आप सोचते हो कि मैथ रीजनिंग बहुत एडवांस स्कोर करके इंग्लिश में मुझे बस अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक ठाक के वे में पास हो जाऊं, तो वो 20 लेक्चर है वो आपको वहां तक ले जाने में बिल्कुल 100% मदद करेंगे। साथ ही आप रोज पढ़ो इंग्लिश को, अपने रीडिंग और वोकेब के ऊपर काम करोगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। मैं बताता हूँ, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है उसके ऊपर बेस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी वोकेब अच्छी है और रीडिंग आप रोज करते हो तो रीड आप फास्ट कर सकते हो, वोकेब अच्छी तो मतलब समझ आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। उसके बाद में वर्ड स्वैपिंग, वर्ड चेंज करना, यानी कि अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो वर्ड का मतलब पता है तो आप आराम से चेंज कर देंगे। क्लोज टेस्ट में भी वर्ड या तो वर्ड फिल करने होते हैं या फिर कोई प्रीपोजिशन फिल करनी होती है या फिर कोई वर्ब फिल करनी होती है। अगर आपको ग्रामर के वो 100 रूल प्लस ओके पता है तो क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो। सेंटेंस करेक्शन, वही एरर डिटेक्शन को सेंटेंस करेक्शन में बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही 100 रूल के अंदर अंदर ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सिंगल वर्ड फिलर यानी कि वही वर्ड फिलर्स हो गए, उसमें कुछ वर्ड को फिल करना है, कोई भी सेंटेंस दे दिया वर्ड को फिल करना है तो वर्ड भी को फिल करना है, तो अगर उसका मतलब पता है तो आप इजीली कर लोगे। अगर ग्रामेटिकली वो 100 रूल से आप थोड़ा सा मतलब निकालने में मदद मिलेगी, साथ में आपको 1000 वो के उससे थोड़ी मदद मिलेगी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आप लोगों के अग्रेसर की मैं और क्लासेस लगाने वाला हूँ पैरा जंबल की, साथ ही में वो क्लासेस लेंगे ना वो के वाली, तो वो मतलब समझाने में मदद करेंगे आपको सेंटेंसेस का। बाकी पैरा जंबल की भी एक क्लास अग्रेसर ने लिया, आप लिखना पैरा जंबल बैंकर्स पॉइंट, तो वो क्लास आप लोगों की आ जाएगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट बैंकर्स पॉइंट ऐसे लिखेंगे तो वो क्लास आ जाएगी। उसमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से 2 घंटे में रूल बताए। मैं क्लासेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, उसी की बात तो करोगे आप लोग अगर आपको सीधा नहीं पता। लेकिन सीधा ही अगर जानना है तो 5 मार्क्स के हैं, तो मैं अभी तो ये बता नहीं सकता सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे होगा, लेकिन ये सारी चीजें वोकेब और रीडिंग के ऊपर बेस्ड सारी चीजें की आप लोगों की डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये लगभग आप लोगों का सिलेबस है इंग्लिश का। 35 क्वेश्चन ही आते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कोई कभी कभी एक चीज गायब कर दी, कभी 2 चीज गायब कर दी, इस तरीके से 35 लगभग ये क्वेश्चन बनाया था मैंने। ओवरऑल सारे टॉपिक बता दिए हैं। अब एक पॉइंट आता है कि सर आपने सिलेबस बता दिया, प्री मेंस का सिलेबस मेंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी बहुत कम समय बचा है इसलिए मैं प्री का सिलेबस डिस्कस करूँ आपके साथ में। आप भी अगर बिगिनर हैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें तो प्री पे फोकस करें। अब देखो भाई स्पीड कैसे इंप्रूव, सर आपने सब कुछ बता दिया, लेक्चर भी देख लेंगे हम, आपने जितने लेक्चर बताए अग्रेस सर के बता दिए, आपने अपने बता दिए, कितने सारे वीडियोस के बारे में बता दिया कि सर इतना देखना है हमें, ये सब भी देख लिया सर।
उसके बाद में हमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन स्पीड नहीं बन रही सर। अब तो स्पीड बनाने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में घूमता है और हर जगह पूछा जाता है। तो उसका एक तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें मैंने आधे घंटे तक इसी चीज के बारे में बात करी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ। इन 5 स्टेप के माध्यम से है ना आप लोग अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये काम करता है। देखो ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं अभी, मैं आपको 5 स्टेप समझाऊंगा बस, टॉपिक वाइज मैं बता चुका हूँ। तो 5 स्टेप के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बता दूंगा, ठीक है। पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इन चीजों को ऐसे नहीं सोचेंगे यार ये तो सभी बताते हैं, इनको अप्लाई करोगे ना उसके बाद में आप इनको इग्नोर करना। अप्लाई करने से पहले ये सोच लिया यार ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, मेरे तो आज तक ही नहीं बढ़ी सर बता रहे, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेगी। इनको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद ना बढ़े तो मुझे बता देना फिर आप लोग, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग फिर इस तरह मेरी स्पीड नहीं बनी, आप गलत बता रहे थे, ठीक है भाई मैं मान लूंगा फिर कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं गलत बता रहा था। लेकिन आप लोगों की दिक्कत ये क्या है, 5 स्टेप आप फॉलो ही नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं करते, वो क्वेश्चन बार बार आके पूछ लेंगे, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए जो चीज बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि फॉलो करने में समय देना पड़ता है, टाइम लगता है चीजों को सेटलमेंट करने में, तो आपको समय देना पड़ेगा इस चीज को। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले टाइम के ऊपर बात मत करो, टाइम स्पीड बनाने की सोचो ही मत, सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में स्पीड की बात करो। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करो, एटलीस्ट क्वेश्चन निकालना सीखो, चाहे वो 5 मिनट में निकल रहा है, लेकिन अप्रोच पहले दिन से ही सही लेके चलो, ठीक है। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। जैसे आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो आप ऐसी अप्रोच से पढ़ो कि क्वेश्चन से लॉजिक निकालना है आपको। अब वो निकालने में टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, एक बार निकालना सीखो, स्पीड फिर धीरे धीरे इंप्रूव होगी, उसका भी तरीका है। उसके बाद में टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने, लेक्चर वगैरह देख लिए, किसी टीचर से 100 क्वेश्चन समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे आपने सबसे पहले मान लो कोई भी XYZ कोई टॉपिक क्लियर किया तो उसके आपने 200 क्वेश्चन निकाल लिए, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की। उसके बाद में उसका मैनेज रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही पॉइंट बताया, ऐसा होगा कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा उसको 3 महीने बाद दोबारा पढ़ रहे तो भूल जाओगे, उसके कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट भूल गए तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पहला पॉइंट ही खत्म हो गया, तो स्पीड नहीं बनेगी फिर। इसलिए मैनेज रिवीजन, आज जो टॉपिक पढ़ा है उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे नहीं कि अब 200 क्वेश्चन करके उसको छोड़ दिया, उसको हर 15 दिन में 7 दिन के अंदर उसके 10-15 क्वेश्चन और सोल्व करते रहना है, ताकि अपने दिमाग से वो माइंड से बाहर ना निकले। इसके लिए कॉपी बना के पूरा रिवीजन प्लान बना लो अपना, कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है तो इसके 15-15 दिन बाद में मुझे इस डेट को इसके 10-10 क्वेश्चन मुझे निकालने ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैनेज रिवीजन मैनेज करना है। साथ में ही प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन। अब क्या होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है कि स्पीड स्लो होने का, इसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये कारण होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अपने 200 क्वेश्चन परसेंटेज के निकाल दिए, फिर 200 DI के निकाल दिए, फिर 200 सिटिंग के निकाल दिए, फिर 100 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 100 क्वेश्चन डायरेक्शन के। तो जब हम 100 क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो एक ही टॉपिक के निकालते जा रहे हैं, तो हमें आदत पड़ी हुई कि कॉन्सेप्ट हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें एक ही टॉपिक के निकालते चले जा रहे हैं, तो आपकी एकदम से स्पीड भी बढ़िया बन जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी आपके सोल्व करने में। लेकिन जैसे ही आपका टॉपिक स्विच होगा तो आपको दिक्कत होगी, आपका दिमाग तुरंत दूसरे टॉपिक पे स्विच करना चाहिए, वो आपको हैबिट ही नहीं है। आप तो 100 क्वेश्चन लगातार क्वाड्रेटिक के निकालते हो, 100 लगातार नंबर सीरीज के निकालते हो, तो आपको तो तुरंत ऐसे स्विच होने की आदत ही नहीं है। अब एग्जाम में क्या होगा, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज से, तीसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवें नंबर पे जाओगे तो फिर आपका DI का एक सेट आ गया, उससे आगे जाओगे तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, उससे आगे तुरंत प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उसके आगे तुरंत मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ऐसे चेंज होता चला जाएगा। तो आप लोगों का दिमाग तुरंत स्विच होना चाहिए। पहले आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे थे, आप तुरंत स्विच होकर प्रॉफिट लॉस पे जाना है। तो वो आपको, अगर दिमाग में उस चीज की हैबिट ही नहीं होगी तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तुरंत किसी चीज पे बदलाव के अंदर हमारे ऊपर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, जड़त्व का नियम लगता है, कोई भी चीज बदलाव का विरोध करती है। तो अपने दिमाग को भी वैसे ही अगर आपने ट्रेंड कर लिया कि सेम चीज के 100 क्वेश्चन लगातार करने, मिक्स के लिए तैयार ही नहीं किया, तो एग्जाम में ऐसे स्विच होंगे क्वेश्चन तो दिक्कत होगी। इसलिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो आप लोग। कहीं से आप लोग PDF डाउनलोड कर लो, नेट पे बहुत सारी PDF अवेलेबल है कि भाई 2000 क्वेश्चन IBPS PO के डाउनलोड कर लिए या कहीं से भी डाउनलोड कर लिए, तो वो मिक्स क्वेश्चन है। अब उन मिक्स क्वेश्चन में से जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। उस 50 क्वेश्चन में हर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाने चाहिए मिक्स घूम फिर के। तो उससे क्या होगा, आपको मिक्स क्वेश्चन करने की आदत लग जाएगी, तो एग्जाम में उससे आपको
बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी। लास्ट में सब कुछ होने के बाद में आपको मॉक टेस्ट देने, ताकि आपको एग्जाम से पहले एक एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए, और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको उसका एनालिसिस अच्छे से करना है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट लेके आना है। जैसे आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आज भी आपने वही गलती की, कल आपने फिर मॉक टेस्ट दिया, कल भी वही गलती की, तो फिर क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट? क्योंकि आज भी मॉक टेस्ट में गलती की, कल भी मॉक टेस्ट में गलती की, परसों एग्जाम होगा उसमें भी वही गलती करोगे, तो फिर क्यों दे रहे हैं हम लोग मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है ये कि हमने गलती क्या की, जो आ रहा है उसमें क्या गलती की सबसे पहले तो, और उसको फिर हमें कैसे इंप्रूव करना है, ध्यान रखना है, और जो चीजें नहीं आ रही है मॉक टेस्ट में से उसको सीखते हुए चले जाना है। तो मॉक टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को ऐसे बढ़ाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट में साथ साथ में गलतियों को सुधारते हुए चलना है। तो इन 5 स्टेप की मदद से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये 5 स्टेप फॉलो करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ाई को आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो स्पीड जरूर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे भी मैंने बता दिया कौन कौन से वीडियो किस तरीके, इंग्लिश के वीडियो भी अवेलेबल है, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी। तो जो भी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो तैयारी में आज से ही लग जाओ भाई, आज समय वेस्ट नहीं करना है, एकदम तगड़ी तैयारी में लग जाओ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब के ऊपर जी जान से बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए, वहां से पढ़ाई करो, खुद से मेहनत करो, और भी बहुत सारे गाइडेंस का मटेरियल अवेलेबल है, वहां से पढ़ाई करो। ठीक है, मेरे मैथ्स और रीजनिंग के 400 प्लस वीडियोस पढ़े हुए, हमारा उड़ान बैच प्लस उससे पहले मेरा वरदान बैच, उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, और उससे पहले जो पिछले 3-4 साल में कंसेप्चुअल वीडियो की तो भरमार है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। अंग्रेज सर के 20 जो क्लासेज है ना, जो आप लोगों की वोकेब की, और 100 जो रूल हैं ग्रामर के उनकी, वो जरूर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। एक बार जिनको इंग्लिश बहुत कमजोर है, एक बार वो क्लासेस लेके देखना, फिर थोड़े क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आपको खुद को इंप्रूवमेंट महसूस होगा। इसके अलावा जब मेंस आएगा तो जनरल अवेयरनेस की मैंने अभी उड़ान बैच में 20 क्लासेस लगाई हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लास हुई हैं। मैं बहुत ही मतलब मैंने खुद ने क्लासेस देखी हैं, तो इस तरीके से जीए पढ़ाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा पहले, तो बहुत अच्छे तरीके से दलवीर सर ने जीए की 20 क्लासेस लगाई, लेकिन वो मेंस के टाइम पे। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, प्री के लिए इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में एकदम से झुक जाओ और पूरे तरीके से मेहनत से तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है जी, चाहे आप किसी भी सोर्स से तैयारी कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी वहीं पे बता गया, मुझे पता नहीं था नेक्स्ट स्लाइड भी है क्या, तो पहले मैं मॉक टेस्ट की डिटेल्स बता चुका हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ भाई, इससे 28 तारीख के बाद में हम बैच नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो समय हमारे पास बहुत कम रहेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है नोटिफिकेशन आने के, आप ये मान के चलो कि आ ही जाएगा। तो 28 तारीख से बैच, लास्ट बैच जो IBPS पीओ क्लर्क 2021 के लिए होगा, वो 28 तारीख से हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी, 28 से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, एडमिशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, अभी आप एप्लीकेशन के ऊपर जाके एनरोल कर सकते हैं। इसकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है। अगर इंडिविजुअल कोई एक ही सब्जेक्ट लेना चाहे तो 1200 रुपये फीस है, और कंप्लीट कोर्स लेना चाहेगा तो 2500 रुपये फीस है। कंप्लीट कोर्स के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, चौथा सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट शुरू के मतलब 3 दिन में भी 27 तारीख से पहले पहले अगर इनरोल करेगा इस कोर्स के अंदर, वैसे भी हमें 300 स्टूडेंट लेने, तो उसको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा स्टार्टिंग जो स्टूडेंट होंगे उनको। तो उसके लिए उसे एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा, नोट कर लीजिएगा, IBPS 2021, तो इससे 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ताकि लास्ट बैच है, किसी को लास्ट में तैयारी करनी है तो इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बैच कहाँ पर होगा, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होगा, या फिर आप वेबसाइट के ऊपर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई समस्या है तो ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में इसके बाद में फिर से बोल रहा हूँ, टाइम कम है, अब नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है, जी जान लगा दो। अगर किसी ने पिछले 6 महीने 12 महीने से 6 महीने से 12 महीने से तैयारी कर रहा है और उसने छोड़ दिया है, तो प्लीज़ अपने साथ गलत मत करो। बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेज में भी देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करके तैयारी की उन्होंने, और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है उनकी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, कंसिस्टेंसी छोड़ दी है। दोबारा से प्रैक्टिस के अंदर आओ, दोबारा से कंसिस्टेंसी बनाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो। लिमिटेड समय है, लेकिन अगर आपकी तैयारी, पीछे की तैयारी को पूरा समेट के एक बढ़िया तैयारी को आप दोबारा से एक नई शुरुआत करो, और यहाँ से आप लोग 50 दिन के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हो। पूरा टाइम है हमारे पास में IBPS क्लर्क तक का, PO में हमारे पास में लगभग 40-45 दिन है, तो PO की भी तैयारी अगर आप पहले से अच्छे से कर रहे हो तो आपकी तैयारी समेट के आप अच्छे से पेपर दोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, आज से ही लग जाओ, डेट वेट सब आ जाएंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।